Hello everyone, this is time for your chemistry class. आज हम आइसोमेरिज्म में कल आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था और आज का क्लास सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म, इस पे हम डिस्कस करेंगे। एक दो मिनट ये मान के चलना है कि टाइम लगेगा खोलने में, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट सेफ रहते हैं उनको खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 2-3 मिनट के बाद ही क्लास स्टार्ट हो पाएगा, इस बात को दिमाग में रखना। नेट भी स्लो रहता है इसलिए ये भी टाइम लेता है। आइसोमेरिज्म क्या है, ये बात माइंड में होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है स्ट्रक्चरल फार्मूले में, जो तुम लोगों ने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर भिन्न होती है। जबकि जो ये तुम्हारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये डिफरेंट होती है। तो आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। Structural isomerism and now stereo isomerism. आज के क्लास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे बात होनी है। बता देते आइसोमेरिज्म कल पढ़ा तुम लोगों ने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो कल के क्लास में बताया था। नेट बहुत स्लो है, तुम्हारे कॉलेज में और ज़्यादा स्लो रहता है। घर से क्लास लेते थे तो वहाँ नेट तेज रहता था। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया।
आज समस्या है तुम लोगों का क्लास हो पाएगा कि नहीं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आज हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। Stereo or space isomerism arises due to difference in spatial arrangement of atoms or groups. In this type of isomerism, the configuration of all four valencies of carbon atom results from the different spatial arrangements of single and double bonds. Isomeric forms resulting from different orientation of bonds are called configuration. Hence, stereoisomerism are the compound having the same molecular and structural formula but different spatial arrangement of atoms or molecules. Now, types of isomerism. Types of stereoisomerism, geometrical isomerism and optical isomerism. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम geometrical isomerism पे बात करते हैं. Geometrical isomerism arises due to restricted rotation of a bond. Geometrical isomers have the same molecular and structural formula but different arrangement of groups or atoms in space around the double bond. The phenomenon is geometrical isomerism. The important features of geometrical isomerism are as: first, azo compounds having N double bond N, oxygens C double bond N, compounds having C double bond C, cycloalkanes, heterocyclic compounds, alkenes and spirans also show geometrical isomerism. Geometrical isomers have almost similar chemical properties but differ in their physical properties. For example, maleic and fumaric acid, ये दोनों एसिड क्या है, ये geometrical isomerism शो करते हैं. Maleic acid, that is cis form, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे, on heating forms anhydride, while fumaric acid जो कि ट्रांसफॉर्म है ऑन हीटिंग डज नॉट फॉर्म इट्स एनहाइड्राइड बट चेंजेस इनटू मैलेइक एसिड. तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं. ये सिस फॉर्म कहलाते हैं जिसमें कार्बन के साथ अटैच दो ग्रुप सेम एक साइड होंगे और दो एक साइड और दूसरे, और जो ट्रांसफॉर्म होगा उसमें जो दो ग्रुप या एटम अटैच है वो डिफरेंट साइड में होंगे, यानी आमने सामने. तो मैलेइक एसिड को यहाँ पे यही प्रॉपर्टी डिफरेंस हो गया. मैलेइक एसिड को
हीट करते हैं तो मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड जो जिसका कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ही ऑलमोस्ट सेम है, उसको हीट करते हैं तो मैलेइक एनहाइड्राइड नहीं बनता, बल्कि मैलेइक एसिड में पहले कन्वर्ट होता है, उसके बाद मैलेइक एनहाइड्राइड बनाता है। Now representation of geometrical isomerism, cis and trans form. In case of compounds of type A, C double bond के साथ AB लगा है और CAB इसमें क्या होगा कि एक तरह के ग्रुप डबल बॉन्ड के एक साइड होंगे और दूसरे तरह का जो ग्रुप है वो दूसरे साइड, सेम ग्रुप एक साइड होंगे, और जैसे A है इधर होगा और B इधर होगा। और जब ट्रांसफॉर्म होगा तो उसमें A इधर होगा, B इधर, फिर B इधर, C इधर, इस तरह से। तो ये कहलाएगा सिस एंड ट्रांसफॉर्म। और बहुत से एग्जाम्पल देख करके क्लियर हो सकता है कि सिस और ट्रांसफॉर्म क्या होता है। यहाँ पे ये देखो सिस एंड ट्रांसफॉर्म के बारे में। Cis, the isomer having same group or atoms on the same side of double bond is known as cis form. And trans, the isomer having similar group or atoms on the opposite side of double bond is known as trans form. Example, compound 1,2-dichloroethane. Cis form में CC डबल बॉन्ड के साथ Cl एक ही साइड है और H एक साइड है। इसके ट्रांसफॉर्म में Cl और H होगा और ये सामने इसके H होगा और दूसरे साइड Cl के सामने Cl, तो ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्म। इसी तरह ब्यूटीन 2 का एग्जाम्पल, ये सिस फॉर्म है, दोनों CH3 ग्रुप और HH ग्रुप एक साइड है, जबकि यहाँ पे आमने सामने है, एक साइड में सिर्फ CH3 और एक साइड में H ग्रुप लगा है। इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल ब्यूटीन 1,4-डाइओइक एसिड, तो डबल बॉन्ड के साथ COOH एक ग्रुप सिस फॉर्म है ये। और तुम्हारा ट्रांसफॉर्म में क्या है, फ्यूमेरिक एसिड, जिसमें कि COOH सामने सामने है और HH इस तरह से सामने सामने, यानी डबल बॉन्ड के एक साइड जब दोनों सेम ग्रुप होंगे तो वो सिस फॉर्म कहलाएगा, और जब आमने सामने होंगे या डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे तो वो ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है नीचे पेंटीन 2 का। पेंटीन 2 में है CH3 और C2H5 यानी R ग्रुप R डैश एक साइड है, सेम ग्रुप एक साइड है और सेम एटम एक साइड है। और ट्रांसफॉर्म में क्या है, सामने सामने है एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन सामने सामने, यानी इधर दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्म। तो ये डिफरेंस हुआ सिस एंड ट्रांसफॉर्म के बीच का। अब इसका ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में हाइड्रोजन एक साइड है, कार्बन कार्बन है ये, और यहाँ पे जो मिथिल ग्रुप लगा है वो एक साइड है, ये सिस फॉर्म कहलाएगा। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, CH3 सामने सामने है, HH सामने सामने है, तो ये कहलाता है ट्रांसफॉर्म। सिस ब्यूटीन 2 एंड ट्रांस ब्यूटीन 2, अभी उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा था आगे। उसके बाद ये सिस ब्यूटीन 2 जिसका कि अभी डायग्राम दिखाया, इस एक साइड है ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। अब सिस ब्यूटीन 2 को 350 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो ये ट्रांस ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी 53%, कंप्लीटली नहीं कन्वर्ट होती। वही स्ट्रक्चर है ये जो अभी दिखाया तुम लोगों को, लेकिन ये फ्यूमरिक और मैलेइक एसिड का है, इसमें COOH ग्रुप सामने सामने है, ये ट्रांसफॉर्म है फ्यूमरिक एसिड, और इसमें एक ही साइड H ग्रुप है और एक साइड COOH ग्रुप है, तो ये कौन सा है, सिस फॉर्म है, और इस सिस फॉर्म को मैलेइक एसिड कहते हैं, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों ही कंपाउंड का सेम है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर के कुछ और एग्जाम्पल, ये सिस फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड है, ये
और इसमें COOH एक साइड है और HH एक साथ है, तो ये कौन सा सिस फॉर्म। ट्रांस फॉर्म में क्या होगा, COOH और H एक साइड होगा, एक साइड HCOH, यानी सेम ग्रुप इस तरह से सामने सामने होंगे, ये कहलाएगा ट्रांस फॉर्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस फॉर्म के एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Two or more organic compounds having same molecular and structural formula but different special arrangement of all four different groups or atoms attached to four valencies of carbon atom are called as optical isomers, and the phenomenon is optical isomerism. एग्जाम्पल, कार्बन एटम में 4 की जो 4 वैलेंसीज हैं, ये चारों वैलेंसीज से 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम जुड़े होंगे, तब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो पहला जो फीचर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए किसी कंपाउंड में, वो ये है। इन द अबव एग्जाम्पल 4 वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम marked with an asterisk are attached to 4 different types of atoms or group. This compound therefore shows optical isomerism. In lactic acid, all 4 valencies of carbon atom are attached to 4 different groups and atom. Therefore, it show optical isomerism, जैसा कि अभी दिखाया था। तो इसमें देखो, ये बीच में कार्बन एटम है, एक तरफ एक वैलेंसी COOH ग्रुप जुड़ा है, एक तरफ OH, एक वैलेंसी से CH3 और एक से H ग्रुप, तो 4 ग्रुप एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या ऑप्टिकल एक्टिविटी इनमें होगी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इसी तरह से ये प्रोपियोनिक एसिड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये। क्यों? क्योंकि इसमें सेम हाइड्रोजन एटम अटैच है और इसमें 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच है कार्बन से, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब ये 2 तो 3 डिफरेंट है लेकिन एक जो है सेम है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है ये, कार्बन के साथ COOH, H और CH3 डिफरेंट 3 ग्रुप जुड़े हैं, 4 जो है सेम है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब यहाँ कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, ये है 2-chloro-propanoic एसिड, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल कि किस तरह के कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कौन से नहीं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होंगे, जब कार्बन के साथ चारों वैलेंसीज जो है 4 डिफरेंट ग्रुप या 4 एटम्स जुड़े होंगे, तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं। Important characteristic of optical isomers are as: first, optical isomers show similar physical and chemical properties but show different behavior towards plane polarized light. Optical isomers rotating the plane of polarized light to the left to name as Leo rotatory और L फॉर्म और माइनस फॉर्म इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। द आइसोमर रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट इज नेम्ड डेक्स्ट्रोरोटैटरी और D फॉर्म और प्लस फॉर्म। तो कहीं इस तरह से लिखा होगा L फॉर्म, तो इसका मतलब होगा लियो रोटैटरी, और माइनस लिखा होगा तो भी डेक्स्ट्रोरोटैटरी के लिए D फॉर्म या L प्लस फॉर्म लिखा होगा। अब ये L फॉर्म और D फॉर्म है, लियो रोटैटरी और डेक्स्ट्रोरोटैटरी लैक्टिक एसिड। स्ट्रक्चर है लैक्टिक एसिड का, कार्बन की पोजीशन ये है, 4 डिफरेंट ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं, OH, COH, H, और इसका जो L फॉर्म होगा उसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, और D फॉर्म जो होगा उसको इस तरह दिखेगा जैसे मिरर में इमेज दिखती है। OH के सामने आ जाएगा और H इधर होगा इसमें, बाकी COOH और CH3 ग्रुप इधर होते हैं। तो ये है लियो रोटैटरी या L फॉर्म और ये है
डेक्स्ट्रोरोटैटरी या डी फॉर्म। तो अब ये दो तो तुमने स्ट्रक्चर देखा, क्यों क्यों कहते हैं इसको ऐसा, इसके बारे में अब हम आगे बात करते हैं। तो प्लेन पोलराइज लाइट, पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हम प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है पहले हमें इसको समझना जरूरी है। थ्योरी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। Rays of ordinary light coming out from a source vibrate in all possible directions perpendicular to the direction of propagation. When ordinary light is passed through a Nicol prism, the rays of light coming out from the prism vibrate only in one plane. Therefore, the light whose vibrations occur only in one plane is termed plane polarized light. इसको हम यहाँ डायग्राम से देखते हैं। And the plane is termed plane of polarization. The process of conversion of ordinary light into plane polarized light is known as polarization, and the Nicol prism use is known as polarizer. अब निकॉल प्रिज्म के बारे में यहाँ पे था जो हमने नहीं बताया। अब ये देखो क्या होता है निकॉल प्रिज्म। Made of two Iceland spar, that is specially finished calcite, that is calcium carbonate का बना होता है। अब आ जाते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। जो सिंपल लाइट होती है उसका वाइब्रेशन जो उसमें जो उसके पार्टिकल होते हैं वाइब्रेशन हर दिशा में होता है, और जब इसको निकाल प्रिज्म से हम पास करते हैं तो उनका वाइब्रेशन एक ही साइड में इस तरह से हो जाता है। तो ये सिंपल लाइट है, और जब इसको यहाँ से पास किया तो ये जो लाइट हमें मिली एक ही डायरेक्शन में जहाँ पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो कहलाती है पोलराइज्ड लाइट। ये फेनोमेनन कहलाता है पोलराइजेशन, और जिस निकॉल प्रिज्म की हेल्प से ये किया जाता है उसको कहते हैं पोलराइजर। नाउ अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। प्लेन पोलराइज लाइट, जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट कर देता है वो डेक्स्ट्रोरोटैटरी कहलाता है, और जो लेफ्ट साइड प्लेन पोलराइज लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है या घुमा देता है वो कहलाता है लियो रोटैटरी। अब इतना समझने के बाद, रोटेशन को समझने के बाद हम आते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट इज optical activity? The ability of compounds to rotate the plane of polarized light either to left or right is called optical activity. The compounds showing the property of optical activity are called optically active compounds. The substance which rotate the plane of polarized light to the right are known as dextrorotatory, जो अभी दिखाया तुम्हें डायग्राम में, and the substance which rotate the plane of polarized light to the left, that is anti-clockwise, are known as leo-rotatory. The apparatus polarimeter is used to determine the direction of optical rotation. The angle at which plane polarized light is rotated is known as angle of rotation. Cane sugar, that is sucrose, glucose, 2-butanol, other 2 derivatives of butane, lactic acid, glycine, alpha amino acids, valeric acid, amyl alcohol, tartaric acid, glycolic acid, alpha hydroxy acid, beta hydroxy butyric acid, etc. are other optically active substances. Optical isomerism in organic compound is possible only when at least one asymmetrical carbon atom is present in its molecule. सी स्टार से जो कार्बन एटम अभी दिखाया था जिससे कि 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप जुड़े होंगे वो क्या कहलाता है, वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाता है।
That is, all the four valencies of one carbon atom must be satisfied by four different atoms or group. Inorganic compounds as well as other compound, the molecule should be chiral. जब इस तरह का asymmetric carbon atom होता है compound में तो वो chiral कहलाता है और ये phenomena chirality कहलाती है. The center of chirality can be represented by drawing cross sign and attacking four different group or atom at the four terminals of the cross sign. For example, center of chirality in CH3, CHOH, COOH can be shown here. चार डिफरेंट ग्रुप कार्बन से जुड़े हुए हैं तो ये चिरल कहलाएगा और सेंटर ऑफ चिरलिटी कहाँ है? सी कार्बन यहाँ पे है. Now horizontal bonds project toward the weaver out of the plane of paper while the vertical bonds project away from the weaver. इस तरह से स्ट्रक्चर सेंटर ऑफ चिरलिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. तो इधर हमें इस तरह से ये दिखाई देगा और ये इस तरह से दिखाई देगा. These structures are called Fischer projection, that is planar representation of three-dimensional structure. Remember that in the vertical chain of carbon atom, highly oxidized group is assigned up top position in the chain. तो highly oxidized जो ग्रुप है वो कौन सा है? COOH. तो ये हमेशा COOH ग्रुप टॉप पे होगा. एसिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है जिससे कि चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं. एवरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. एवरी ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकल एक्टिविटी is possible only when the molecule possesses chirality that is disymmetric nature. Now, a molecule is said to be chiral if it contains at least one asymmetric carbon atom. Asymmetric क्या होती है ये अभी समझ चुके. It is of disymmetric nature, that is, it should not possess any kind of symmetry. Disymmetric nature of molecule means that it lacks plane of symmetry. The molecule should not have any plane of symmetry. If a molecule cannot be divided into two symmetrical halves, it would be completely asymmetric and would be optically active. अगर किसी molecule को same दो part में नहीं हम बांट सकते तो वो asymmetric है और optically active है. Now, central of symmetry. The center of symmetry is the point through which, on drawing an imaginary line going to the various atoms or group attached to carbon atom, the molecule is divided into two identical parts. The absence of center of symmetry makes molecule optically active. The molecule should not be superimposable on its mirror image. ऐसा होना चाहिए. Left or right hand or the letter P. इस तरह से इसको एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते. इस तरह से जैसे मिरर में इमेज दिखती है इस तरह से दोनों मॉलिक्यूल को दिखना चाहिए, तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे. The molecule should not be superimposable on its mirror image. Left or right hand or the letter P are not superimposable on their mirror image. Hence, they are disymmetric. The molecule which are not superimposable on their mirror image, like left or right hand or letter P, are called chiral molecules. That is, so P cannot be superimposed on its mirror image. The molecule of tartaric acid contains two asymmetric carbon atoms and one plane of symmetry. Its three-dimensional structure is here. It shows that this forms has plane of symmetry. A जो portion है वो plane of symmetry है, इसमें possess symmetry. Mesotartaric acid. Hence, it is optical isomer of tartaric acid, but this form is optically inactive. यहाँ पे possess symmetry mesotartaric acid है
या नो सिमेट्री डी टार्टरिक एसिड, और यहाँ क्या है नो सिमेट्री एल टार्टरिक एसिड 50% डी एंड 50% एल फॉर्म है इक्विमोलर पिक्चर। इसके बारे में हम आगे समझते हैं। The direction of rotation is decided by putting an arrow from H to OH over a group of lower molecular mass. This is an experimental fact that if direction of rotation for one isomeric form is dextrorotatory, it should be leo-rotatory for other isomeric form. इस तरह से इसका रोटेशन किधर है, राइट साइड और इसका है लेफ्ट साइड। तो ये डी लैक्टिक एसिड है और ये एल लैक्टिक एसिड है। इसी तरह ये एल फॉर्म है और ये डी ब्यूटेन टू ऑल है और ये ब्यूटेन टू एल ब्यूटेन टू ऑल है। डेक्स्ट्रोरोटैटरी एंड लियो रोटैटरी रोटेशन इस तरह से इसमें ये जो दिखाया है ऐसे होता है। Now mesoform is optically inactive, and if molecule is folded on the plane of symmetry, half of molecule is superimposable on other half. Equimolar mixture of D and L form is called racemic mixture. It is important. Racemic mixture, what is racemic mixture? ये पूछा जाता है। तो इसका होगा आंसर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेसमिजेशन। Each dextrorotatory form has a leo-rotatory form. Both the forms are mirror image of each other. The pair of D and L form is called as mirror image isomers. These forms are not superimposable on each other and are termed as enantiomers. Hence, enantiomers or enantiomorphs are non-superimposable mirror image of each other. The capacity to rotate the plane of polarized light of mirror image isomer is same but in the opposite direction. According to von Trapp, the cause of mirror image isomer was the रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ कार्बन एटम। ये तुम्हारा एल फॉर्म है और ये तुम्हारा टी फॉर्म है बॉन्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। तो इस तरह से जो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होंगे वो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, लेकिन दोनों को सामने रखने पे तो एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह वो दिखाई देंगे। यानी ओ एच इधर है, जब मिरर में देखोगे तो उल्टा मिरर बनता है, उसी तरह से ये दिखाई देंगे। उसमें एक है एल फॉर्म और दूसरा डी फॉर्म। The conversion of one form of optical isomer in another term as Walden inversion, that is D-maleic acid PCl5 और एक्वस के साथ गर्म करते हैं तो ये एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होता है। फिर मोय से He2O से रिएक्शन कराने पे ये D-maleic एसिड में बदल जाता है, लेकिन फिर इसको हम KOH के साथ गर्म करते हैं तो ये कंपाउंड फिर से मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से शार्ट में तुम लोगों को हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया, और जो कि तुम्हारे सिलेबस में शायद सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी है, लेकिन क्योंकि हम आइसोमेरिज्म बता रहे हैं तो दोनों चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है कि स्पेस आइसोमेरिज्म आखिर होती क्या है। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब ये आइसोमेरिज्म के 2 क्लास के साथ तुम लोगों को आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। इसके बाद हम अगला प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगले क्लास में तुम लोगों को बताएंगे।